हर रोज की तरह आज का एडिटोरियल का सवाल है, क्या भारतीय थाली से दालें गायब हो जाएंगी? और क्यों किसानों की नब्ज पर पड़ रहा है अमेरिका का असर? द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। आज हम जिस मुद्दे को गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं वो सीधा आपके किचन और देश के करोड़ों किसानों से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा एडिटोरियल है फार्मर्स पल्स। और पल्स का जो मतलब होता है दो होता है। ये जो है पल्स का एक तो दाल हो गया, दूसरा जो मतलब होता है आपका नब्ज होता है, ठीक है ना, आपकी धड़कन होती है, ठीक है। तो ये दो जब एडिटोरियल में वर्ड से खेला जाता है तो इसी तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आ, इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि भारत की दालों की इतनी भारी मांग को सरकार कैसे पूरा कर रही है, आयात से लेकर एमएसपी तक, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तक। क्यों अमेरिकी व्यापार समझौता यूएस ट्रेड डील, जो सुनने में छोटा लगता है, भारतीय किसानों के लिए दुखती रग बन गया है, यानी कि उसके लिए एक समस्या पैदा करने वाला बन गया है। दालों के उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता क्यों मुश्किल है, और 2.5 करोड़ टन की पैदावार के मुकाबले 3 करोड़ टन की मांग का अंतर कैसे भरता है। चावल और गेहूं के मुकाबले दाल किसानों को एमएसपी का सही लाभ क्यों नहीं मिलता, और इससे दुष्चक्र यानी कि विशियस साइकिल कैसे बनता है। सरकार के 11,440 करोड़ के महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर मिशन के बावजूद किसान संशय में क्यों है। और सबसे महत्वपूर्ण, दाल किसानों की अनिश्चित स्थिति यानी कि प्रिकेरियस पोजीशन को सुधारने, और दाल किसानों मतलब दाल उगाने वाले किसानों की, ठीक है ना, जो प्रिकेरियस पोजीशन है यानी कि अनिश्चित स्थिति को सुधारने और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों यानी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इसको आप बुनियादी सुधार भी कह सकते हैं या आप मतलब कि ढांचागत सुधार भी कह सकते हैं, कि आखिर क्यों और कितनी ज़रूरत है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह सिर्फ दालों की बात नहीं, यह हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नब्ज को समझने का विश्लेषण है। चलिए शुरू करते हैं। तो फार्मर्स पल्स, फार्मर्स पल्स का जो मतलब हो गया क्या है, यानी कि दाल उगाने वाले जो फार्मर्स हैं हमारे यहाँ, उसकी बात हो रही है। तो आइए, ओनली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर कैन इंश्योर फूड सिक्योरिटी। केवल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब अभी बताए, ढांचागत सुधार कहिए या बुनियादी सुधार कहिए। तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है, कृषि के क्षेत्र में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जिसको आप हिंदी में लिटरली ट्रांसलेशन कीजिएगा तो इसका मिलेगा आपको संरचनात्मक सुधार। तो केवल एक संरचनात्मक सुधार या ढांचागत बदलाव या आप कह सकते हैं बुनियादी सुधार एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो इंश्योर कर सकती है फूड सिक्योरिटी को। फूड सिक्योरिटी मतलब खाद्य सुरक्षा, यानी कि आप जो हैं मतलब आपका जो क्या कहेंगे आप इसको, एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम बनेगा जिसमें आप सेल्फ सफिशिएंट हो सकेंगे। अपने जो आपने जो उपजाया है, भारत में जो उपजा है, वो सफिशिएंट होना चाहिए यहाँ के पॉपुलेशन के लिए। तो ये कहना चाह रहा है ये, तो ये फूड सिक्योरिटी उसी से आएगा, है ना। इंडिया मैनेजेस इट्स प्रोडिजियस डिमांड। प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी कि क्या कहेंगे इसको आप, एक तरीके से ही कहिए कि अत्यधिक मांग जो है। प्रोडिजियस का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन साइज या अमाउंट, ठीक है। तो इंडिया जो है मैनेजेस इट्स प्रोडिजियस डिमांड फॉर पल्सेस यूजिंग a mix of import policy,
प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड कंडीशनल एमएसपी प्रोक्योरमेंट। ये तीन चीज़ समझिए। एक तो इंपोर्ट पॉलिसी के माध्यम से करते हैं, दूसरा है प्राइस स्टेबलाइजेशन होता है, यानी कि मूल्य को बनाए रखकर या जो है कीमतों को काबू में रखकर, और कंडीशनल एमएसपी प्रोक्योरमेंट यानी कि सशर्त, कंडीशनल मतलब शर्तों के साथ, एमएसपी, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्योरमेंट मतलब उसको ग्रहण करके, उसको खरीद के। तो एमएसपी पर जो है शर्तों पर एमएसपी पर जो दाल खरीदा जाता है, या फिर दाल की कीमतों को जो है आप स्टेबलाइज करते हैं, यानी कि उस पर काबू रखते हैं, एक तरीके से नियंत्रण रखते हैं। और जो मतलब, और एक और है इंपोर्ट पॉलिसी, मतलब आयात के द्वारा जो आप दाल मंगवाते हैं, ठीक है, तो उसी के माध्यम से जो है उसी के उसको यूज़ करके इंडिया जो है मैनेज करता है। तो मैनेज जो है यहाँ पर वर्ब है, और ये जो है एडवर्बियल पार्टिसिपल क्लॉज है, जो कि एक तरीके से यूजिंग जो है इसको क्वालिफाई करता है। पार्टिसिपल एक जो वो एडजेक्टिव का काम करता है ना, और ये जो है वर्ब का भी काम करता है। तो एक तरीके से यहाँ पर मैनेज करना है, तो चूंकि ये एडवर्बियल पार्टिसिपल है, तो ये जो है ना मैनेज को, यानी कि ये जो वर्ब है यहाँ पर, उसको एडवर्ब के रूप में भी काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इंडिया मैनेजेस इट्स प्रोडिजियस डिमांड, ये जो अत्यधिक डिमांड है पल्सेस के लिए, दालों के लिए, उसको जो मैनेज करता है वो कैसे करता है, तो यूजिंग अ मिक्स ऑफ इंपोर्ट पॉलिसी, एक तो इंपोर्ट पॉलिसी के माध्यम से यानी कि आयात करके, प्राइस स्टेबलाइजेशन यानी कि दालों की कीमतों में काबू रखकर, एंड कंडीशनल एमएसपी प्रोक्योरमेंट, और शर्तों के साथ जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू जो आप प्रोक्योर करते हैं, यानी कि उसको खरीदते हैं किसानों से, तो वो चीज़ करके जो है ये मैनेज करता है दालों को, दालों के डिमांड को। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट है क्या, इंपोर्ट्स आर द मोस्ट सेंसिटिव बिकॉज a single central decision can immediately lower household spending when supply is tight at the expense of hurting farmers and knowing that markets cannot always absorb extra supply, है ना। तो कह रहा है कि इंपोर्ट जो होता है ना, आयात जो होता है, ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक भी अगर सेंट्रल डिसीजन यानी कि केंद्र के द्वारा निर्णय अगर होता है, वो क्या होता है कि वो हाउस होल्ड स्पेंडिंग यानी कि आपके घरों की जो खर्च है, यानी कि घरेलू खर्च है, उसको तो कम कर सकता है तुरंत, तत्काल रूप से, इमीडिएटली उसको कम कर सकता है जब सप्लाई टाइट हो, यानी कि दालों का जो मतलब कि सप्लाई है, आपूर्ति जो है वो बहुत ही टाइट हो। टाइट मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जब क्या कहेंगे आप, दाल कम हो, समझ गए ना। सप्लाई टाइट तब होता है जब दाल कम होते हैं और मांग ज़्यादा होता है। सप्लाई और डिमांड का ही तो पूरा मार्केट है ना। तो जब ये जो है ना इंपोर्ट्स जो है वो बड़ा संवेदनशील होते हैं, बड़ा मोस्ट सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि एक अगर सेंट्रल डिसीजन जो है वो तत्काल रूप से, मतलब तुरंत जो है घरेलू खर्च को जो है वो कम कर सकता है जब सप्लाई टाइट हो, यानी कि जब जो आपूर्ति है, यानी कि दालों का जो मतलब स्टॉक है वो कम हो, एट द एक्सपेंस ऑफ हर्टिंग फार्मर्स। कैसे? यानी कि फार्मर्स के नुकसान, मतलब कि किसानों को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर, एंड नोइंग, यह जानते हुए, दैट मार्केट्स कैनॉट ऑलवेज, कि मार्केट्स यानी कि बाजार जो है हमेशा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है एक्स्ट्रा सप्लाई को। मान लीजिए कि बाहर से आप ले आए और उसको आप यहाँ पर डाल देते हैं, तो जो एक्स्ट्रा सप्लाई है, जो एक्स्ट्रा दालें हैं ना, उसको खपत नहीं कर सकता है मार्केट्स, ठीक है ना, ये जानते हुए। सो व्हेन द यूएस सेड, इसलिए जब अमेरिका ने कहा दैट इट्स ट्रेड डील विथ इंडिया obligated in India to purchase pulses from American suppliers, ठीक है ना, it implied that the government had agreed to committing imports against farmers' interest, a politically fraught instance in India since the 2021
farm law protest and which might see a revival now. तो यहाँ तक जो है सो मतलब इसलिए जब व्हेन द यूएस जब अमेरिका ने कहा दैट इज ट्रेड डील, इसका जो व्यापार समझौता जो है जो व्यापार समझौते जो हुए हैं इंडिया के साथ, ठीक है ना, वो ऑब्लिगेट करता है, यानी कि वो एक तरीके से बाध्य करता है भारत को कि वो परचेज करे पल्सेस को, यानी कि दालों को फ्रॉम अमेरिकन सप्लायर्स, यानी कि अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं से वो दाल को परचेज करे भारत, ठीक है ना, ये ऑब्लिगेट करता है इंडिया को इस समझौते के तहत। इट इम्प्लाइड मतलब इसका मतलब ये है या अंतर्निहित है, तो मतलब इसका निहितार्थ जो है वो क्या है, दैट द गवर्नमेंट हैड एग्रीड, कि सरकार जो है यानी कि जो हमारी सरकार है, भारत सरकार जो है वो सहमत हो गई है इंपोर्ट्स करने के लिए अगेंस्ट फार्मर्स इंटरेस्ट, यानी कि किसानों के हितों के खिलाफ आयात करने के लिए सहमत हो गई थी, ठीक है ना, जो कि यह जो है पॉलिटिकली फ्रॉट स्टैंस है, ठीक है, ये एक क्या है, एक पॉलिटिकली एक राजनीतिक रूप से जो है वो क्या है, एक तनावपूर्ण, फ्रॉट मतलब तनावपूर्ण, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से कहिए फिल्ड विथ टेंशन और एंजाइटी, तो अब पॉलिटिकली एक राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण एक रुख है, एक पोजीशन है इन इंडिया, भारत में, सिंस मतलब उसके बाद से, किसके बाद से, 2020-21 फार्म लॉ प्रोटेस्ट, ये 2020-21 में कृषि कानून विरोध प्रदर्शन हुए थे, ठीक है ना, उसके बाद से, एंड विच माइट सी अ रिवाइवल नाउ, और जिसमें अब फिर से वो देखा जा सकता है, मतलब फिर से विरोध प्रदर्शन होने की चांसेस हो सकता है, माइट सी, ठीक है ना, माइट मतलब हो सकना, यानी कि संभावना है, ठीक है। तो इंडियाज पल्स आउटपुट हैज़ hovered around 2.5 करोड़ टन्स इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है, यानी कि हॉवर्ड का मतलब होता है एक तरीके से एक ऐसा स्टेट दैट हैज़ कंटिन्यूड टिल नाउ, मतलब स्टेट मतलब एक अवस्था दैट हैज़ कंटिन्यूड टिल नाउ, जैसे हॉवरिंग ओवर, किसी ऊपर में जो है ना आपका बने रहना एक तरीके से। तो यहाँ पर कह रहा है कि इंडिया का जो मतलब कि उत्पादन है, पल्स आउटपुट यानी कि दाल का उत्पादन जो है, हैज़ हॉवर्ड अराउंड, यानी कि वो आसपास रहा, मतलब अराउंड मतलब लगभग कितना रहा, 2.5 करोड़ टन्स रहा है इन रिसेंट ईयर, हाल के वर्षों में, वाइल जबकि डिमांड जो है, मांग जो है, इज एस्टिमेटेड, वो कितना रहा है, उसका अनुमान जो है वो कितना होने का है, इज एस्टिमेटेड टू बी 3 करोड़ टन्स, जबकि डिमांड जो है वो कितना होने का अनुमान है, 3 करोड़ टन्स। तो इसमें मतलब 0.5 करोड़ टन्स का जो है ये डेफिसिट हो रहा है ना, तो इंपोर्ट्स जो है इस डेफिसिट को भर देगा, ठीक है ना, इंपोर्ट्स फिल द गैप, यानी कि आयात करके जो है इस डेफिसिट को हम अंतर को भर देते हैं, है कि नहीं। पल्सेस अकाउंट फॉर रफली अ क्वार्टर ऑफ नॉन सीरियल प्रोटीन इनटेक एंड सपोर्ट 5 करोड़ फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज। जो पल्सेस हैं, ठीक है, यानी कि दालें जो हैं आपका, वो अकाउंट फॉर, उसका हिस्सा होता है रफली लगभग क्वार्टर ऑफ नॉन सीरियल प्रोटीन, यानी कि नॉन सीरियल प्रोटीन जो होता है उसका एक चौथाई, यानी कि एक क्वार्टर मतलब 25% इनटेक, प्रोटीन इनटेक जो होता है ना, जो हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, एक तो सीरियल प्रोटीन होता है, एक नॉन सीरियल प्रोटीन होता है। अच्छा, आपको ये बता दें कि एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, दाल को जो है ना पल्सेस कहते हैं और अनाज को जो है सीरियल कहते हैं। तो चूँकि दाल जो है वो सीरियल यानी कि उसकी श्रेणी में नहीं आती, ये दोनों अलग अलग प्रकार की फसलें हैं, ठीक है। मुख्य अंतर देखिए क्या है कि अनाज जो होता है ना, यानी कि सीरियल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये ग्रास फैमिली के बीज होते हैं, ठीक है, घास परिवार का। इनमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ऊर्जा पाया जाता है, एनर्जी। तो गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सब सीरियल्स में आ गए। और पल्सेस जो हैं ये फलीदार पौधे होते हैं, ठीक है ना, यानी कि इसको लेग्यूम्स कहते हैं,
के फलीदार पौधों के ये सूखे बीज होते हैं, ठीक है। इनमें मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? उसमें यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। मतलब जैसे कि चना हो गया, चिकपीस, अरहर हो गया, पिजन पी या मूंग हो गया, मसूर हो गया। तो हम इंसानों जो मतलब कि जो हम लोग जो हैं प्रोटीन 2-3 चीज़ों से मिलता है हमें। जैसे सीरियल से गेहूं और चावल में भी थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है, ठीक है ना, जैसे ग्लूटेन हो गया, लेकिन वो मुख्य स्रोत नहीं है। नॉन सीरियल्स हैं, यानी कि जो नॉन सीरियल्स हैं, जैसे कि इनमें से वो चीज़ें आती है जैसे जो अनाज नहीं है, ठीक है। जैसे दाल हो गया आपका, मांस हो गया आपका, अंडा हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, ये सब जो है नॉन सीरियल्स से है, ठीक है ना। अनाज को छोड़कर हम जो भी बाकी प्रोटीन खाते हैं उसका 25% हिस्सा सिर्फ दालों से आता है। तो वही बोल रहा है पल्सेस अकाउंट फॉर रफली अ क्वार्टर, ठीक है ना, तो अनाज को छोड़कर। अब अंतर क्या है इस दोनों में कि दाल और अनाज उगाने के तरीके में भी फ़र्क होता है। याद रखिएगा, अनाज को बढ़ने के लिए बहुत अधिक नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, ये ठीक है ना, अनाज को। लेकिन दाल क्या है, ये बड़ा एक अजीब सा चीज़ है, ये हवा से नाइट्रोजन खींचकर ज़मीन में खुद ही खाद बना लेती है। दाल का ये एक क्वालिटी होता है, ठीक है। इसलिए दालों के बाद अनाज उगाना मिट्टी के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये समझ गए कि दालें जो है वो सीरियल्स नहीं है, यानी पल्सेस जो है वो सीरियल्स नहीं है। अनाज जो है यानी कि सीरियल्स जो है हमें एनर्जी यानी कि कार्ब्स देता है, जबकि दाल जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक मतलब प्रोटीन देता है, ठीक है ना। दालों को शाकाहारी प्रोटीन का राजा भी कहते हैं या गरीबों का मांस भी कहते हैं क्योंकि मांस में जितना प्रोटीन होता है लगभग उतना ही मतलब प्रति ग्राम के हिसाब से दालों में भी पाया जाता है। जैसे सीरियल्स में जैसे चावल, इनमें जो है लगभग 6 से 8% प्रोटीन होता है, जबकि पल्सेस में जो है 20 से 25% प्रोटीन होता है। मीट में भी लगभग 20 से 30% प्रोटीन होता है। तो कम खर्च में उतना ही पोषण मिलने के कारण इन्हें ये नाम दिया गया है। क्योंकि भारत में लोग भारी मात्रा में चावल और गेहूं खाते हैं, हालांकि उनमें प्रोटीन कम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने की वजह से कुल प्रोटीन का एक बड़ा हिस्सा वहाँ से आ ही जाता है। परंतु अगर हम अनाज को हटा दें तो बाकी बचे प्रोटीन स्रोतों यानी कि दूध, पनीर, मांस, दालें, उनमें से जो है 1/4 सिर्फ दालों से ही आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये जो है नॉन सीरियल्स प्रोटीन्स का जो इनटेक होता है, जो हम लोग लेते हैं, उसका 25% जो है वो दाल से ही आता है। एंड सपोर्ट, और ये सपोर्ट करता है यानी कि पेट भरता है 5 करोड़ किसानों और उनके फैमिलीज़ को, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ अ रिलायबल एमएसपी रेजिम, यानी कि एमएसपी समझते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो रेजिम है मतलब कि उसकी व्यवस्था जिसको कहिए, उसके अनुपस्थिति में, उसके अभाव में कहिए, ठीक है ना। एज़ फॉर राइस एंड व्हीट, जैसा कि चावल और गेहूं में देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो रिलायबल एमएसपी रेजिम जो कि चावल और गेहूं में देखा जाता है, उसके अभाव में हाउएवर, हालांकि फार्मर्स फेस ऑर्गेनाइज्ड नेगलेक्ट। फार्मर्स जो हैं, किसान जो हैं यहाँ के, वो क्या, उनको उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, संगठित उपेक्षा। वो कैसा होता है संगठित उपेक्षा? ड्यू टू, ये होता है किसके वजह से? वीक प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म, यानी कि खराब, एक तरीके से कहिए मतलब कमज़ोर कहिए खरीद तंत्र, या जो मैकेनिज्म मतलब सिस्टम ही होता है ना, और प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना, ठीक है। तो वीक प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म की वजह से, और दूसरा वजह है द रिस्क ऑफ रेनफेड कल्टीवेशन, क्योंकि दालों में ना काफ़ी बारिश की ज़रूरत होती है, यानी कि पानी की ज़रूरत होती है। तो रिस्क ऑफ रेनफेड कल्टीवेशन होता है, यानी कि आप कह सकते हैं वर्षा आधारित खेती का जो अपना जोखिम होता है वो हो। कभी बहुत ज़्यादा वर्षा हो गया तो बाढ़ ही आ गई, तो ये एक जोखिम है, एक रिस्क है इसका। एंड इल्ड्स लोअर दैन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स, यानी कि जो उत्पादन जो है, जो पैदावार है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों, जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, उनसे कम होते हैं।
तो ये सारे कारण मिलाकर जो है एक फार्मर्स को जो है ना ऑर्गेनाइज्ड नेग्लेक्ट का सामना करना पड़ता है, एक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। और चूंकि हमारे पास जो है राइस और वेट के जैसा जो है वो रिलायबल एमएसपी रेजिम भी नहीं है, तो ऐसे मतलब कि इसमें यहाँ के फार्मर्स को बड़ा उपेक्षा के सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो है ये काफ़ी मतलब कि दाल को जो है उगाते कम है, और ये ना उगाने के वजह से जो है एक विशियस साइकिल भी बनता है। वो आगे देखेंगे कैसे बनता है ये। इन 2019-24 यानी कि 2019 से 2024 के बीच है ना, गवर्नमेंट procurement under the price support scheme fluctuated between 2.9% and 12.4% of production। यानी कि 2019 से 24 के बीच में जो है, ठीक है ना, गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट है यानी कि सरकारी जो खरीद है ना, वो क्या है, अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम। यानी कि ये था आपका प्राइस सपोर्ट मतलब मूल्य समर्थन योजना के तहत जो सरकारी खरीद जो थी वो फ्लक्चुएट हो रहा था मतलब कि एक तरीके से उतार चढ़ाव वाली बात हो रही थी, कभी ऊपर चढ़ जाता था, कभी नीचे आ जाता। तो एक फ्लक्चुएट हो रहा था इसके प्राइस में बिटवीन प्राइस में नहीं, प्राइस प्रोक्योरमेंट में, ठीक है ना, 2.9% से और 12.4% ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि उत्पादन का ये कभी 2.9% हो जाता था, तो कभी 6% हो जाए, कभी 12% हो जाए। तो ये जो है ना फ्लक्चुएशन हो रहा था, एक स्थिर नहीं था कोई चीज़, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मैनी स्टेट्स ऑल्सो हैव इनएडिक्वेट प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, ठीक है ना। कई सारे जो स्टेट्स में जो है, राज्यों में हैव इनएडिक्वेट मतलब कि अपर्याप्त प्रोक्योरमेंट सेंटर्स है, ठीक है ना। अपर्याप्त प्रोक्योरमेंट यानी कि इनएडिक्वेट प्रोक्योरमेंट सेंटर्स है, जिसकी वजह से जो है फार्मर्स बाध्य होते हैं, फोर्सिंग फार्मर्स टू सेल टू प्राइवेट ट्रेडर्स। यानी कि प्राइवेट ट्रेडर्स, निजी व्यापारियों को जो है बेचने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द ऑफिशियल एमएसपी। भले ही जो आधिकारिक जो आपका एमएसपी है यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कुछ भी हो, ये क्या होता है, इसके वजह से चूँकि प्रोक्योरमेंट सेंटर्स ना होने की वजह से फार्मर्स जो है बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं प्राइवेट ट्रेडर्स को, ठीक है। एज ए रिज़ल्ट, इसलिए या इसी के परिणाम स्वरूप फार्मर्स आर इंसेंटिवाइज्ड, या इंसेंटिवाइज्ड का मतलब प्रोत्साहित नहीं कहिए, या प्रेरित कहिए, या बाध्य हो जाना कहिए, ठीक है ना। वो बाध्य हो जाते हैं या प्रेरित होते हैं कि वो अंडर इन्वेस्ट करें, मतलब जितना निवेश करते हैं उससे कम निवेश करें, ठीक है ना। मतलब कम निवेश की बात हो रही है, अंडर इन्वेस्ट करें इन पल्सेस में, दालों में कम इन्वेस्ट करें, लीडिंग टू अ विशियस साइकिल, जिसके वजह से जो है ना एक विशियस साइकिल में वो पनपता है, यानी कि उसके वजह से होता है, एक दुष्चक्र पैदा होता है ना। आगे बढ़ते हैं। ये विशियस साइकिल बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि एक बार आप मतलब कि पैदावार ज़्यादा होता है तो दाल की कीमतें कम हो जाती है, फिर दूसरे बार जो है किसान जो है इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि लॉस हो जाता है, तो फिर ये अंडर इन्वेस्ट करते हैं। तो अंडर इन्वेस्ट करते हैं तो बाहर से दाल मंगवाई जाती है। तो इससे क्या होता है कि और भी ज़्यादा जो है इसमें किसानों को जो है लॉस हो जाते हैं, और इससे जो है और ज़्यादा एक के बाद एक जो है ये एक साइकिल सा बनता चला जाता है, और इसको जो है ना तोड़ा नहीं जा सकता है। इस तरह की एक विशियस साइकिल बन जाता है ये, ठीक है। मतलब अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट मेक्स अ सिचुएशन वर्स, जो सिचुएशन को और ज़्यादा बदतर करता जाए। इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ में। हाल ही में जो है अनाउंस किया है एम्बिशियस इनिशिएटिव्स। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी होता है, इनिशिएटिव्स का मतलब पहल होता है, ठीक है ना। तो एम्बिशियस मतलब बड़ा, ठीक है ना, एक तरीके से बड़े बड़े जो पहल यानी कि कदम उठाए हैं हाल ही में, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एन एग्जाम्पल बीइंग जो है यहाँ पार्टिसिपल है, एक उदाहरण जो है
वो क्या है, अक्टूबर 2025 सेल्फ सफिशिएंसी मिशन। ये आत्मनिर्भर एक मिशन है, वो 2025 अक्टूबर का, ठीक है, वो है, ठीक है, आत्मनिर्भरता मिशन है, विथ 11,440 करोड़ आउटले, जिसमें जो है क्या है 11,440 करोड़ का परिव्यय है, या कि उसमें खर्च करने के लिए पैसे रखे गए हैं 11,440 करोड़। टारगेटिंग, ठीक है, जिसका लक्ष्य है, ये भी टारगेटिंग जो है यहाँ पर, यहाँ भी ये आपका मतलब पार्टिसिपल है, 310 लाख हेक्टेयर्स, 310 लाख हेक्टेयर्स को जो है टारगेट किया गया है ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि इसमें जो है 310 लाख हेक्टेयर खेती करने का टारगेट किया गया है, एंड 350 लाख टन प्रोडक्शन का टारगेट किया गया है बाय 2030-31, यानी कि 2030-31 तक 310 लाख हेक्टेयर खेती और 350 लाख टन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। बट फार्मर्स रिमेन स्केप्टिकल, लेकिन किसान जो है वो क्या है, वो स्केप्टिकल है। स्केप्टिकल मतलब संशय की स्थिति है उसकी। फार्मर्स जो है उसकी संशय की स्थिति रही है, मतलब वो जो है ना डाउटफुल है, उसको संदेह के नज़रों से देख रहा है। सिंस ऑल्डर प्रोमिसेस, क्योंकि सिंस मतलब क्योंकि पहले के जो वादे हैं ना, हैव येट टू मैटेरियलाइज, उसे अभी भी हकीकत में नहीं बदला है वो, ठीक है, मतलब वो उस वादों में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है। ऑल दिस इज वाई All this is why the initial apparent inclusion of pulses in the US documents describing what India would open to American agri imports hit a new raw nerve among India's farmers. यही कारण है, दिस इज वाई का मतलब यही कारण है, द इनिशियल apparent inclusion of pulses, ठीक है, इन द US डॉक्यूमेंट्स, मतलब अमेरिकी दस्तावेजों में जो है दालों का शुरुआती, मतलब इनिशियल में शुरुआती जो एक अस्पष्ट मतलब स्पष्ट जो समावेश है या उसको मिलाया जाना है, या मतलब उसको शामिल करना है दालों का US डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, जिसमें बताया गया है डिस्क्राइबिंग, जिसमें बताया गया है व्हाट इंडिया वुड ओपन टू अमेरिकन एग्री इंपोर्ट्स, जिसमें बताया गया है कि अमेरिकी कृषि आयात के लिए भारत क्या क्या खोलेगा, यानी कि क्या क्या उसको जो है अपने देश में उसको मतलब उनके उत्पादों को आने देगा, ठीक है। तो ये जो है हिट अ रॉ नर्व अमंग इंडियाज़ फार्मर्स, यानी कि इसने जो है भारतीय किसानों के बीच एक दुखती रग को छू लिया है, मतलब उसको परेशान किया है, उसको दुख पहुंचाया है, एक तरीके से उसको नाराज़ किया है, ठीक है। और हिट अ रॉ नर्व का मतलब नाराज करना, हिट अ रॉ नर्व अमंग इंडियाज फार्मर्स, समझ गए। चलिए, ओपनिंग द मार्केट टू US पल्सेस, ठीक है ना, मार्केट को, बाजार को खोल देना US पल्सेस के लिए, वुड फर्दर डिप्रेस डोमेस्टिक प्राइसेस, ठीक है, एंड डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट द गवर्नमेंट्स न्यू मिशन, ठीक है, यानी कि कर रहा है कि अमेरिकी दालों के लिए, जो अमेरिकी दाल जो है उसके लिए बाज़ारों को खोल देना, ठीक है ना, उससे क्या होगा, वुड फर्दर डिप्रेस डोमेस्टिक प्राइसेस, इससे घरेलू कीमतें जो हैं और कम होगी, डिप्रेस मतलब कम हो जाना, एंड डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट, और ये मतलब सीधे तौर पर, डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पर ये खंडन करेगा, एक तरीके से ये जो है आपको क्या कहेंगे, मतलब खिलाफ होगा, ठीक है, ये एकदम खिलाफ होगा गवर्नमेंट के नए मिशन का। गवर्नमेंट का जो नया मिशन है आपका, ये मतलब सरकार का जो नया मिशन है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, तो वो मिशन के खिलाफ जाएगा ये, मतलब उसका खंडन करेगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग दिस साइकिल would require more than removing objectionable words from an agreement, ठीक है। ये जो है ना, ब्रेकिंग दिस साइकिल, इस साइकिल को, इस दुष्चक्र को, इस मतलब कि चक्रव्यूह को जो है तोड़ना, ब्रेकिंग मतलब यहाँ पर आपका जो है जीरंड है, तो इस चक्रव्यूह को तोड़ना, इस चक्र को तोड़ना, उसके लिए आवश्यक होगा मोर देन रिमूविंग ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स फ्रॉम एन एग्रीमेंट। वो क्या होगा आवश्यक कि इस समझौते में, ठीक है ना, ये जो समझौता है
उसमें से आपत्तिजनक शब्दों को हटाने से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। इस एग्रीमेंट से ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स यानी कि जो आपत्तिजनक जो शब्द हैं उसको हटाने से, रिमूविंग मतलब हटाना से, उससे कहीं ज़्यादा की आवश्यकता होगी। वुड रिक्वायर मोर देन मतलब उस कहीं ज़्यादा आवश्यकता होगी ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स को हटाने से फ्रॉम एन एग्रीमेंट से, ठीक है। जैसे इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है एड्रेसिंग द प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, यानी कि एड्रेसिंग मतलब जो है यहाँ संबोधित करना नहीं है, यहाँ दूर करना है, ठीक है ना। तो दूर करना मतलब अपने से दूर नहीं करना, मतलब कोई चीज़ को सॉल्व करना। तो एड्रेसिंग द प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, यानी कि प्रोक्योरमेंट को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, जो अभाव है ना, यानी कि बुनियादी ढांचे को लेकर जो खरीद बुनियादी ढांचे मतलब जिसमें आप खरीदते हैं ना, तो उसकी कमी को दूर करना, ठीक है। ये सारे जो हैं आपके जिरंड है। प्रोवाइडिंग, ये भी जिरंड है, ये देना। जेन्युइन एमएसपी गारंटीज, यानी कि वास्तविक एमएसपी गारंटी देना, ठीक है। इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट्स फॉर रेनफेड एरियाज, यानी कि रेनफेड एरियाज़ के लिए, यानी कि ऐसे क्या कहेंगे आप, मतलब वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए, जो ये जो रेनफेड एरियाज़ के लिए जो है प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि उत्पादन में सुधार के लिए आप निवेश करते हैं या निवेश करना। जहाँ पल्सेस आर ग्रोन, जहाँ पर दालों की मतलब कि उगाया जाता है, ठीक है। एंड क्रिएटिंग मार्केट सिस्टम, और मार्केट सिस्टम बनाना दैट एक्सप्लिसिटली रिवार्ड फार्मर्स, जो स्पष्ट रूप से या खुले रूप से जो है फार्मर्स को रिवार्ड करती है, पुरस्कृत करती है, जो चुनती है दालों को, मतलब कि दालों की खेती करना जो चुनते हैं, हु चूज टू कल्टिवेट पल्सेस, जो चुनते हैं दालों की खेती करना। तो ऐसे चीज़ जो है आपको बताने पड़ेंगे। तो वही बोल रहा है कि इस साइकिल को तोड़ने के लिए, या तोड़ना जो है उसके लिए ज़रूरी है क्या, मोर देन रिमूविंग ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स फ्रॉम एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से जो आपत्तिजनक शब्दों को हटाए जाने से कहीं अधिक की ज़रूरत है। और वो क्या है, उसमें शामिल है एड्रेसिंग, यानी कि दूर करना प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को, और क्या करना, जेन्युइन एमएसपी गारंटीज प्रदान करना, और क्या करना, रेनफेड एरियाज़ जहाँ पर मतलब कि दालों को उगाई जाती है उसमें जो है प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट्स के लिए इन्वेस्ट करना, और क्या करना है, मार्केट सिस्टम्स को बनाना जो कि ऐसे फार्मर्स को पुरस्कृत करे जो चाहती है कि, या जो चुनती है खेती करना दालों की, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपको यहाँ पर देखिए, एड्रेसिंग हो गया आपका, प्रोवाइडिंग हो गया आपका, और कहाँ गया, इन्वेस्टिंग हो गया आपका, और क्रिएटिंग हो गया आपका। ये सारे जो हैं जिरंड है, ठीक है। किसमें नाना का सेंस आ रहा है ना, तो ये सारे जो है ना जिरंड, आपको पता है कि नाउन होता है, नाउन प्लस वर्ब। चलिए आगे चलते हैं। Until such structural reforms materializes, जब तक इस टाइप के बुनियादी सुधार मतलब धरातल में नहीं किए जाते हैं, जब तक ऐसे मतलब कि बुनियादी सुधार वास्तविकता में या धरातल में नहीं किए जाते हैं, मतलब इसकी जो धरातल में नहीं किया जाता मतलब कि इसको अपनाया नहीं जाता है या बदलाव नहीं होंगे ऐसे, तो हाउएवर, हालांकि पल्स फार्मर्स विल कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई अ प्रिकेरियस पोजीशन, ठीक है। तो ये जो दाल उगाने वाले जो किसान हैं, जो कि आपको ऊपर में सब हेड में दिया था, ठीक है ना, तो पल्स फार्मर्स जो हैं वो अनिश्चित स्थिति में उनकी स्थिति बनी रहेगी, ठीक है। इन इंडियाज़ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, भारत के जो कृषि अर्थव्यवस्था में एक अनिश्चित स्थिति में जो है वो दाल उगाने वाले किसान जो है वो बने रहेंगे। एंड इंडिया विल कंटिन्यू टू डिपेंड, और भारत जो है वो लगातार निर्भर रहेगा आयात पर, टू मीट इट्स डिमांड, अपने मांग को पूरी करने के लिए।
जिसके वजह से क्या होगा, परपेचुएटिंग जो जारी रखेगा बोथ फूड सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़, यानी कि फूड सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़ मतलब क्या होता है, वनरेबिलिटीज़ का मतलब होता है कमज़ोर, जो खाद्य सुरक्षा को लेकर जो आपकी कमजोरियां हैं उसको वो जारी रखेगा, बोथ मतलब दोनों, और एक और होगा एंड पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, और जो एक पॉलिटिकल सेंसिटिविटी भी होगा, यानी कि राजनीतिक संवेदनशीलता होगी अराउंड एनी ट्रेड एग्रीमेंट, किसी भी ट्रेड एग्रीमेंट के आसपास जो है एक राजनीतिक संवेदनशीलता होगी, दैट अपीयर्स टू फेवर फॉरेन प्रोड्यूसर्स, जो लगेगा कि वो विदेशी उत्पादों के पक्ष में है, ठीक है ना, जो प्रतीत होता है, अपीयर्स मतलब प्रतीत होता है कि वो जो है विदेशी उत्पादकों के पक्ष में प्रतीत होता है, ठीक है ना। तो आगे नहीं है, चलिए ठीक है। तो एडिटोरियल का ये लास्ट लाइन था, और मतलब आज के इस एडिटोरियल विश्लेषण से एक बात तो साफ है कि भारत के लिए दालें सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि पोषण और राजनीति का एक जटिल संगम है। क्या सरकार का 11,440 करोड़ का यह मिशन वाकई जमीनी हकीकत बदलेगा, या किसान फिर से उसी विशियस साइकिल में फंसे रह जाएंगे? आपको क्या लगता है? आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण सरल और मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और इसको समाप्त करने से पहले हम लोग वर्ड्स को भी एक बार देख लें। प्रोडिजियस का जो मतलब होता है वो होता है एक्सट्रीमली लार्ज या इम्प्रेसिव, इनॉर्मस कह सकते हैं, मैसिव कह सकते हैं, ट्रिमेंडस। एंटो हो जाएगा आपको स्मॉल, टाइनी या फिर इनसिग्निफिकेंट। फ्रॉड का मतलब होता है फिल्ड विद समथिंग निगेटिव, कोई चीज़ नकारात्मक चीज़ों से भरा होना, ठीक है ना, यानी कि तनावपूर्ण या जोखिम भरा। टेंस, रिस्की, ट्रबल्ड। एंटो हो जाएगा काम, सेफ या सिक्योर। हॉवर्ड का मतलब स्टेड अराउंड लेवल, किसी के आसपास बने रहना, ठीक है ना। लिंगर्ड या फिर रिमेंड या फ्लक्चुएटेड। एंटो हो जाएगा ड्रॉप्ड, लेफ्ट या डिसअपियर्ड। फ्लक्चुएटेड का मतलब उतार चढ़ाव होना, चेंज्ड इरेगुलरली। वेरिड, शिफ्टेड या ऑसिलेटेड। एंटो हो जाएगा स्टेबलाइज्ड, रिमेंड या फिक्स्ड। इंसेंटिवाइज्ड का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, इनकरेज्ड बाय रिवार्ड और फाइन। मोटिवेटेड, इनकरेज्ड, स्टिमुलेटेड। इसका एंटो हो जाएगा डिस्करेज्ड, डेटर्ड या फिर प्रिवेंटेड। वीसीएस साइकिल का जो मतलब होगा दुष्चक्र, हार्मफुल रिपीटिंग पैटर्न, डिस्ट्रक्टिव लूप, ट्रैप या स्पाइरल। एंटो हो जाएगा हेल्दी साइकिल, इंप्रूवमेंट, रिकवरी। स्केप्टिकल, संदेहपूर्ण, डाउटफुल, डाउटफुल, सस्पिशियस या फिर अनसर्टेन। इसका एंटो हो जाएगा कन्विंस्ड, कॉन्फिडेंट, ट्रस्टिंग। डिप्रेस का मतलब गिरना या गिराना, रिड्यूस, लोअर, सप्रेस। एंटो हो जाएगा रेज, इंक्रीज या बूस्ट। कॉन्ट्राडिक्ट जो है वो आपका अपोज करना, विरोध करना, अपोज करना, कॉन्फ्लिक्ट करना, डिनाई करना। और इसका एंटो हो जाएगा सपोर्ट, कन्फर्म, एग्री। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बुनियादी ढांचा, जिसको फ्रेमवर्क, फाउंडेशन या स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा ब्रेक डाउन, रुइन या फिर कोलैप्स। प्रिकेरियस का मतलब होता है अनसेफ और अनस्टेबल, अस्थिर, जोखिम भरा, अनस्टेबल, रिस्की या अनसर्टेन। इसका एंटो हो जाएगा सिक्योर, स्टेबल, सेफ। परपेचुएटिंग मतलब होता है जारी रखना, किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना, कंटिन्यूइंग या सस्टेनिंग या प्रोलॉन्गिंग। इसका एंटो हो जाएगा एंडिंग, स्टॉपिंग, हॉल्टिंग। वल्नरेबिलिटी का मतलब हो जाता है कमजोरी, वीकनेस, एक्सपोजर, रिस्क। इसका एंटो हो जाएगा स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, ठीक है। हिट अ रॉ नर्व मतलब किसी को चोट पहुंचाते हैं, टू डीपली ऑफेंड और अपसेट द पॉलिसी चेंज हिट अ रॉ नर्व एमंग फार्मर्स, यानी नई नीति ने किसानों के दिल को चोट पहुंचा दी है, यानी कि उसको नाराज कर दिया है, एट द एक्सपेंस, किसी के नुकसान पर, ठीक है। वीसीएस साइकिल मतलब दुष्चक्र, पॉवर्टी एंड डेट क्रिएट अ वीसीएस साइकिल, ठीक है। ब्रेक द साइकिल मतलब चक्र को तोड़ना। इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू ब्रेक द साइकिल ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि कम उत्पादन के चक्र को तोड़ने के लिए जो है आपको ज़रूरत है, निवेश की ज़रूरत है। ऑक्यूपाई या प्रिकेरियस पोजीशन, अस्थिर स्थिति में रहना, यानी अनिश्चित स्थिति में रहना। फार्मर्स ऑक्यूपाई या प्रिकेरियस पोजीशन इन द इकोनॉमी, अनिश्चित स्थिति में, अस्थिर। मेटेरियलाइज प्रोमिसेस, यानी कि फुलफिल प्रोमिसेस, वादा पूरा करना। गवर्नमेंट प्रीमाइसेस रेयरली, गवर्नमेंट प्रोमिसेस रेयरली मेटेरियलाइज, यानी कि शायद ही वो जो है सरकारी वादे पूरे होते हैं।
तो ये वर्ड्स भी ख़त्म हो गए आपके। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। पढ़ते रहिए, जागरूक रहिए, और कल मिलते हैं फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।